हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर हमारी बात होने वाली है। आज का न्यूज़पेपर अगर आप देखें, द हिंदू 18 मई सैटरडे का जो न्यूज़पेपर है, उसके अंदर पेज नंबर 7 पर आपको एक ज़बरदस्त न्यूज़ मिलेगी, जो कि हम पिछले कई दिनों से न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। द बर्निंग हिल्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की जलती हुई पहाड़ियाँ। और उसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा। पूरा डेडिकेटेड पेज है, ये पूरा पेज नंबर 7 जो है, पूरा डेडिकेटेडली इसी चीज़ पर, इसी पॉइंट पर हमें दे रखा है कि पहाड़ियाँ जो आप फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार से पहाड़ियाँ जल रही हैं, किस प्रकार से यहाँ पर वनाग्नि, फॉरेस्ट फायर अपना जलवा दिखा रही है और ज़बरदस्त फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाती हुई देखने को मिल रही है। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है, ये हमारे लिए एक बहुत हॉट इशू बन जाता है। इवन दैट अगर आप देखेंगे इसी के अगले पेज पर, अगर आप चलें पेज नंबर 8 पर, तो यहाँ भी आपको एक न्यूज़ मिलेगी। उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लेजेस टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को उत्तराखंड की जो चीफ सेक्रेटरी है राधा रतूरी, उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली इस काम को देख रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से इस सारे काम को देख रही हूँ और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो फॉरेस्ट फायर वनाग्नि उत्तराखंड में फैली हुई है, उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, उसको समाप्त करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये एक ज़बरदस्त हॉट इशू आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो 5 लोग मारे जा चुके हैं। ये न्यूज़ जो है वो आपको बता रही है 5 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 4 इंजर्ड। लगभग 5 लोग मर चुके हैं और 4 लोग जो हैं घायल हैं। 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये कुछ डेटा हमें बता रहे हैं कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि उत्तराखंड का टोटल 71.05% एरिया बनता है, उसमें फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, वन हमें देखने को मिलते हैं। और नवंबर 2023 से यहाँ पर फॉरेस्ट फायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं। अभी तक 1038 ऐसी घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं। मई 10 मई तक हमें 1038 फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं। यानी एक ज़बरदस्त पिछले 6 महीनों में, नवंबर से अगर आप देखेंगे 10 मई तक, तो पिछले 6 महीनों में 1038 घटनाएं, 1038 इंसिडेंट्स फॉरेस्ट फायर के देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत हॉट इशू यहाँ देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हमारे सामने क्वेश्चन हो सकता है। प्रीलिम्स में क्या होती है फॉरेस्ट फायर, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, यहाँ से किसी भी प्रकार का एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने प्रीलिम्स में हो सकता है। और इन्हीं सब क्वेश्चंस को समेटते हुए कोई मेंस का क्वेश्चन भी हमारे सामने हो सकता है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट, भारत के कितने फॉरेस्ट इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब के बारे में बात करने की कोशिश आज के इस सेशन में हम करेंगे। अगर हम देखें तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, एफएसआई, भारतीय वन सर्वेक्षण हिंदी में जिसे कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, उसकी आईएसएफआर 2021 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट है, उसको अगर हम देखें, उसका ये कंटेंट है, इसमें चैप्टर नंबर 5 है फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, वन आग्नि की मॉनिटरिंग कैसे की जाए। अगर आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी 32 पेजेस की। उसमें अगर हम 28 नंबर पेज पर आते हैं तो हाईलाइट ऑफ द स्टडी, जो पूरी स्टडी हुई है उसके जो हाईलाइट्स हैं, अगर हम उन्हें चेक करें तो एज पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस, एफएसआई के द्वारा जो लंबे समय के ट्रेंड को देखा जा रहा है, उसके अनुसार 10.66% एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अंडर एक्सट्रीमली टू वेरी हाईली फायर प्रोन जोन। 10.66% क्षेत्रफल ऐसा है भारत में जो एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक या वेरी हाई, बहुत ज़्यादा फायर प्रोन एरिया है, आग संभावित क्षेत्र है, वनाग्नि संभावित क्षेत्र है। जितना फॉरेस्ट कवर इंडिया का है, जितना वन क्षेत्र भारत का है, उसका लगभग 10% या 10.66% एरिया इसके अंदर आता है। इसी के अंदर अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जा रही है, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जा रही है,
हाईएस्ट टेंडेंसी ऑफ फॉरेस्ट फायर, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वनों की वनाग्नि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और ये सारे स्टेट्स एक्सट्रीमली टू वेरी हाईली फॉरेस्ट फायर जोन्स के अंदर आते हैं। बहुत ज़्यादा अत्यधिक या बहुत ही ज़्यादा वन अग्नि यहाँ देखने को मिल रही है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये सारे के सारे हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर प्रोबेबिलिटी जोन्स में है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स देखी जाती हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी देखी जाती है, बार बार होने की प्रवृत्ति देखी जाती है, वो यहाँ इन राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा मिलती है। एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, ओडिशा का मध्य हिस्सा और कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना और कर्नाटक के, वहाँ पर भी एक्सट्रीमली टू वेरी हाई फायर प्रोन जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र, ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वनाग्नि की स्थितियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो सरकार की तरफ से एक पोर्टल है, वन अग्नि जियो पोर्टल, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, पहले बहुत सारे तरीके हैं जो इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं, कौन कौन से तरीके हैं, किस प्रकार से हमें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी हमें डेटा मिलता है वो 2 सैटेलाइट से मिलता है, जिनका नाम आप यहाँ देखेंगे, उनके बारे में डिटेल इसी पीडीएफ में पहले दी जा चुकी है। यहाँ अगर आप देखेंगे, मॉडिस एक सैटेलाइट है और SNPP VIIRS ये भी एक सैटेलाइट है। इन दोनों के सैटेलाइट से जो भी डेटा जनरेट होता है वो सीधा हमें वन अग्नि 2.0 नाम का जो पोर्टल है, जियो पोर्टल है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, भारतीय वन सर्वेक्षण का, उस पर ये सीधा डेटा अवेलेबल करवाते हैं। इवन दैट रियल टाइम डेटा भी अवेलेबल हो पाता है, एकदम वास्तविक समय का डेटा, अभी क्या हो रहा है हम इस पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, क्या स्थितियां हैं इस पर जाकर देखी जा सकती है। तो सरकार की तरफ से एक ज़बरदस्त काम यहाँ पर जियो पोर्टल, वन अग्नि जियो पोर्टल नाम का पोर्टल जो है वो लगा रखा है सरकार ने। ये तो सर हमें इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। सरकार करती क्या है, जब आग लग जाएगी तो ये काम कौन देखेगा, कैसे देखा जाएगा, क्या किया जा रहा है। तो यहाँ हम अगर देखें तो ये सारा काम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। GS पेपर 3 जो हमारा मेंस का सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन का सारा काम भारत में अगर आप देखेंगे तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की तरफ से किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसकी तरफ से कुछ प्रोग्राम्स, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि कॉमन अलर्ट प्रोग्राम, CAP, कॉमन अलर्ट प्रोग्राम, इनकी तरफ प्रोटोकॉल, सॉरी, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल जो है वो चलाया जाता है, जिसके अंदर जनरली ये स्टैंडर्ड मैसेजेस भेजते हैं SMS के द्वारा आसपास की जनता को अवगत कराना कि भाई यहाँ आग लग गई है, आप इस तरफ ना जाएं, इस तरफ, अगर उस एरिया में कोई रहता है तो वहाँ से जल्दी निकल जाएं या घरों में ही रहें। जिस भी प्रकार की सूचना सरकार देना चाहती है उस प्रकार की सूचना यहाँ पर पहुँचाई जाती है। इसके अलावा GSM नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, इस प्रकार के बहुत सारे सिस्टम्स के द्वारा ये सूचना यहाँ पर पहुँचाई जाती है। इसके अलावा अवेयरनेस जनरेशन, लोगों के अंदर अवेयरनेस रहे, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, फॉरेस्ट फायर प्रोन स्टेट्स में रहते हैं जहाँ पर वनाग्नि लगना सामान्य बात है। तो ऐसे राज्यों में अगर कोई लोग रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको जब आग लगे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट उनको दी जाती है, उनको समझाया जाता है, थोड़ी छोटी मोटी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर आग लगे तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ज़्यादातर सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, फेसबुक, ट्विटर, इनके द्वारा भी ये सारे डूज एंड डोंट्स जो हैं वो फैलाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसी के अंदर रिसर्च का काम भी होता है। फॉरेस्ट फायर पर रिसर्च का काम चलता है कि क्यों फॉरेस्ट फायर इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है और उसे कैसे कम किया जा सके। इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बात होती है, रिसर्च की जाती है, और वो भी NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके द्वारा की जाती है। बहुत सारी स्टडीज़ यहाँ पर ग्लोबली, इंडिया में, भारत में, भारत से बाहर, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी रिसर्च जो है वो NDMA के द्वारा की जाती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस घटना को, इस फिनोमिनन को अच्छे से समझ सकें और अकॉर्डिंगली रिजल्ट, अकॉर्डिंगली स्टेप्स जो है वो उठाए जा सकें। इसी में मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव फॉरेस्ट फायर, द मैसिव फॉरेस्ट फायर ब्रेक्स आउट
ऑफन ओवर मल्टीपल स्टेट्स, ज़्यादातर राज्यों में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन ऑर्डर टू कंटेन और मैनेज दिस फॉरेस्ट फायर्स, द नेशनल डिजास्टर रिकवरी फोर्स एनडीआरएफ जो है was engaged in dousing the active fires। ज़्यादातर एनडीआरएफ को लगाया जाता है जितनी भी एक्टिव फायर्स हैं उनको हटाने के लिए। इन द फॉरेस्ट फायर ऑफ जुको वैली, मणिपुर के अंदर जो जुको वैली, नागालैंड के अंदर, उत्तराखंड में 2021 में सेम ऐसी घटना हो चुकी है। जो हम अभी देख रहे हैं 2024 में, सेम ऐसा ही पहले भी देखा जा चुका है। तो एनडीआरएफ दूसरी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में स्टेट एजेंसी, राज्यों की जो एजेंसियां हैं उनके साथ में मिलकर के इसको फायर को रोकना, आग को बढ़ने से रोकने पे काम करती है, लोगों को ढूंढना और उनको बचाना, इस प्रकार के सारे काम यहाँ पर करती है। तो ये सारा काम एनडीआरएफ की तरफ से किया जाता है। एनडीएमए इसकी अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो ये सारा काम देखती है। तो ये काम यहाँ पर इस प्रकार से होता है ताकि लोगों को बचाया जा सके। अभी क्या हो रहा है उसके बारे में अगर आप देखें तो कुछ न्यूज़, इसी न्यूज़ के अंदर जो आर्टिकल आप अभी देख रहे हैं, द बर्निंग हिल्स ऑफ उत्तराखंड, इसी के अंदर सॉल्यूशन लाइव, कहाँ पर सॉल्यूशन है, कहाँ पर समाधान है, इसके बारे में भी बात की गई है। हम इस पर भी बात करते हैं। पहले हम थोड़े से जो आपके लिए अवेलेबल बैचेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं कि अभी वर्तमान में क्या सॉल्यूशन सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी 11th 12th क्लास में हैं, अभी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या उससे भी छोटी क्लासेस में हैं और चाहते हैं कि सर हम एक बार यूपीएससी के अंदर जो एनसीईआरटी नाम की जो चिड़िया है जिसके बारे में बार बार सभी टॉपर्स का बात करते रहते हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो उस एनसीईआरटी को ज़रा चखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बैच है एनसीईआरटी बैच। तो एनसीईआरटी बैच ओजांग सर बैक हैं, वापस आ गए हैं और एक नया एनसीईआरटी बैच आप सभी के लिए लाया गया है। मात्र 1999 रुपये में ये बैच आप लोगों के लिए उपलब्ध है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब 30 मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। स्टार्टिंग के 200 बच्चों के लिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हमारी ऐप है ओजांग ऐप, ये लोगो जो आपको दिख रहा है ओजांग ऐप, इस पर जा करके प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करके आईडी पासवर्ड बना करके लॉगिन करके फिर आप जो बैच खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। एनसीईआरटी बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बैच भी आपके लिए इस ऐप पर अवेलेबल है, आप सभी इससे जुड़ सकते हैं। बाद में लाइव क्लासेस आपकी 30 मई से लाइव क्लासेस इसी ऐप पर होंगी, सारा कंटेंट वगैरह सब कुछ इसी ऐप पर आपको मिलता है। तो इस ऐप से आप ये सारा काम कर सकते हैं, इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो बैच है 12th क्लास के बाद में सीरियसली जो प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2 साल का हमारा बैच होता है कॉन्सेप्टर बैच। एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव हमारी तरफ से है, बहुत सारे टॉपर्स हमारे इसी बैच से निकले हैं। इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। 22 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा। इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है, 2 साल की पूरी फीस 60,000 60,000 रुपये है। फर्स्ट 3 क्लासेस फ्री रहेंगी, स्टार्टिंग की 3 क्लासेस फ्री रहेंगी। जो भी बच्चा डेमो की तरह उन्हें देखना चाहता है तो भी देख सकता है। हमारी क्लास, मेरी ही क्लास से ये बैच स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी से ही क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस, बाइलिंगुअल क्लासेस ये हमारी रहेंगी। इसके अलावा जो बच्चे ऑप्शनल ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच, हमारा सिलेबस डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है इसका ऑलरेडी। तो कुछ बच्चे अगर मिस कर गए हैं, अभी भी इस बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो अभी सिर्फ सिलेबस डिस्कशन हुआ है हमारा। क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली हैं नेक्स्ट वीक से। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अभी ज़बरदस्त डिस्काउंट्स इस पर अवेलेबल हैं। 60% ऑफ ऑलरेडी चल रहा है इस बैच पर। 15,000 रुपये का बैच 6,000 रुपये में आपको अवेलेबल हो रहा है। उसमें भी आपको पीवी सर 500 नाम का कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो 500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी 5,500 रुपये में ये बैच आप लोगों के लिए उपलब्ध है। जिससे कि जो कि अभी आपके लिए ऑनलाइन बैचेस में सबसे अफोर्डेबल बैच है, सबसे सस्ता बैच है और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन हमारी यहाँ पर होगी। आंसर राइटिंग के बारे में चर्चा होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल से जुड़ना चाह रहा है, मेरे साथ आप जुड़ेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के अंदर दोनों की पढ़ाई हम यहाँ पर करेंगे। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारा गुरुकुल बैच 3 जून से स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो गुरुकुल कैंपस है C49A सेक्टर 48 नोएडा के अंदर, वहाँ पर हमारा 1 साल का कंप्लीट बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है।
कंप्लीट जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस का, प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, प्लस लाइब्रेरी, योगा, खाना, रहना, हॉस्टल, सारी सुविधाएं आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है। तो ऑफलाइन जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। अभी इस बैच पर आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं अगले 7 दिनों के लिए। इस पर ज़बरदस्त डिस्काउंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो जो बच्चा इसे ज्वाइन करना चाहता है, अभी जुड़ना चाहता है, दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750711100 या 8750711133 पर कॉल करके क्या डिस्काउंट्स हैं, कैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी, और भी कुछ जानना चाहते हैं, डेफिनेटली इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो आते हैं न्यूज़ पर। हमारी जो न्यूज़ है, जो आर्टिकल है, इसी के अंदर आप देखेंगे वेयर सॉल्यूशंस लाइज, समाधान कहाँ है, क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बेसिकली ज़्यादातर जो यहाँ के लोगों का, जो इन्होंने द हिंदू वालों ने जो ज़्यादातर लोगों से बातचीत करी है, उसके अंदर बात यही निकल करके आई है कि यहाँ पर जो पाइन का ट्री है, पाइन के जो पेड़ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होता है, मुनाफा होता है, जिसकी वजह से आग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पत्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं और पत्तियां गिरने की वजह से ये फॉरेस्ट फायर, वनाग्नि बहुत तेजी से फैलती दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पत्तियां जनरली 3 रुपए किलो में बिकती हैं। वहीं सरकार ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं धामी, उन्होंने पिरुल लाओ पैसा पाओ नाम की एक स्कीम स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर 50 रुपए किलो में जो पत्ती, पाइन की पत्तियां, पाइन का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां 3 रुपए प्रति किलो में बिकती है। किसान अगर बेचने जाए या वहाँ के लोग अगर जंगल से कलेक्ट करके बेचने जाए तो उनको कोई बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिलता है, 3 रुपए प्रति किलो में बिकती है, जिसकी वजह से वो लोग बेचने का काम नहीं करते हैं। लेकिन वो पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट के अंदर से हटाई जा सके, आग की समस्या से निपटा जा सके। सूखी पत्तियां हैं, एक बार आग पकड़ती है तो फिर आग लंबे लंबे चौड़े क्षेत्र में फैलती चली जाती है, जिसकी वजह से उनको हटाना चाहती है सरकार। तो सरकार ने यहाँ पर ज़बरदस्त रेट्स आप देख सकते हैं, 50 रुपए प्रति किलो के रेट यहाँ पर दिए हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां कलेक्ट करके लाके सरकार को दें, और सरकार इससे इन पत्तियों को कलेक्ट कर लेगी तो फिर बाद में उसको समस्या नहीं आएगी। वनाग्नि की समस्या, जंगल की आग का इतना आसानी से फैलना संभव नहीं हो पाएगा। इसी के अलावा असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, प्राकृतिक रूप से पुनः इन पेड़ पौधों का उग जाना, लेकिन उसको असिस्ट किया जाए, उसको साथ में रह करके ये काम किया जाए, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि सरकार का यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा बचता भी है। वनाग्नि की वजह से जो समस्याएं होंगी, वो समस्याएं तो उनसे निपटने के लिए सरकार को जितना पैसा लगेगा, उसके आधे पैसे में, 50% पैसे में सरकार ये असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन का काम कर सकती है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल लो कॉस्ट टेक्निक है। आप जो आग की वजह से जो जंगल खत्म हो गए हैं, उनको फिर से उगने का एक प्रॉपर माहौल देंगे। सरकार वहां पर एक प्रॉपर माहौल बनाएगी, जिसके अंदर उन जंगलों को, उन वनों को फिर से उगने का प्रॉपर तरीका दिया जाएगा। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिजिनस ट्री स्पीशीज, वहाँ की जो स्थानीय पेड़ों की प्रजातियां हैं वो वहाँ पर उगाई जाएंगी, और साथ ही साथ हम वहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज को हटाते रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो इन्वेजिव स्पीशीज, आक्रामक प्रजातियां जो हैं, उनको हम यहाँ से हटाते रहेंगे, जिससे कि काम आसान हो सके। इन्वेजिव स्पीशीज आप जानते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती है, डिस्पर्सल बहुत फास्ट होता है। साथ ही साथ जो रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, एयर रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, जितने भी हमारे संसाधन हैं वनों के, उनको ये इन्वेजिव स्पीशीज ही ख़त्म करती रहती है, आक्रामक प्रजातियाँ ही ख़त्म करती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ हैं, मूल प्रजातियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा अपना काम नहीं कर पाती हैं, अच्छे से विकसित नहीं हो पाती है। तो वो प्रॉपर विकसित हो सकें, उसके लिए हम इन्वेजिव स्पीशीज़ को हटवाते रहते हैं। लोगों को इसके लिए पैसा दिया जाता है कि आप इस प्रकार से ये इन्वेजिव स्पीशीज़ को हटाते रहे। तो सरकार का खर्चा इसमें बहुत कम आता है, और सरकार आसानी से इन फॉरेस्ट को रीजनरेट कर पाती है बहुत कम खर्चे के अंदर। इसके अलावा समस्याओं की बात अगर यहाँ पर की जाए, तो एक समस्या यहाँ पर साफ साफ जो है वो दिखाई गई है।
यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड यूज किया गया स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट की समस्या यहाँ पर दिखाई गई है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट जो है वो जल जाएंगे आग की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ की जितनी भी मिट्टी है, उस पर्वतों की जितनी भी मिट्टी है वो सब लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, और अगली बारिश जो आएगी उस बारिश में ये मिट्टी बह बह करके आएगी। जब भी नई बारिश आएगी उसकी वजह से ये मिट्टी बहुत ज़्यादा बह करके आएगी और पानी को रोकने वाले पेड़ भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से फ्लड्स भी क्रिएट होंगी, बाढ़ की स्थितियां बनेंगी। और ये मिट्टी सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन हमें देखने को मिलेगा। ये मिट्टी पानी के साथ बह करके आएगी और ये पानी क्योंकि बहुत तेज बहेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। भूमिगत जल की जो रिचार्जिंग होनी चाहिए, पुनर्भरण होना चाहिए, वो भी इतना आसानी से, इतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ समस्याएं यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिलती हैं। अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सरकार के पास कुछ या बहुत कम कैपेबिलिटीज हैं, खासतौर से उत्तराखंड सरकार के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लोकल लोगों को साथ में मिलाया जाए और काम किया जाए, यही सबसे बढ़िया तरीका हमें देखने को मिलता है। और जनरली हम बहुत सारी जगहों पर कम्युनिटी फॉरेस्ट, कम्युनिटी रिजर्व्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं। किसी एक विशेष समुदाय को ये काम सौंप दिया जाता है ताकि वो उस वनों का संरक्षण भी करें और देख रेख भी करें। सरकार का खर्चा भी कम आता है और काम आसानी से हो पाता है। तो वैसे कुछ उपाय यहाँ पर भी लगाए जा सकते हैं। लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, जागरूकता यहाँ पर लाई जा सकती है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, आम जनता को, कॉमन पीपल्स को इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करके हम आसानी से अपनी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं और इस समस्या से भी लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और इस समस्या से छुटकारा भी हमें मिल जाएगा। इस प्रकार की एक न्यूज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है जो बात करती है उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर के अंदर। इसके अंदर हमने ISFR की रिपोर्ट को भी देखा कि वो हमें किस प्रकार से चीज़ें बताती हैं। ISFR की रिपोर्ट के बारे में भी हमने बात करी। उसके अंदर बहुत सारा डेटा अगर आप देखेंगे तो कितना कितना एरिया कहाँ कहाँ पर इस वनाग्नि से प्रभावित है। हाईली फायर प्रोन एरिया अगर आप देखेंगे तो भारत का 11.6% आता है। वहीं मॉडरेटली फॉर्म, मध्यम दर्जे का खतरा जहाँ पर है वैसा लगभग 13% आता है और कम खतरे वाला लगभग 64.54% देखने को मिलता है। तो ऐसे डेटाज भी यहाँ पर ISFR रिपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है जो हमारे लिए प्रीलिम्स में डेफिनेटली काम में आ सकते हैं। चलिए तो सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और नेक्स्ट सेशन के अंदर ऐसा ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डेफिनेटली लाया जाएगा। आप कमेंट करके हमें और बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के मुद्दों पर जो करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल रहे हो उन पर आप इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें ये बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।